Hello students, how are you? I hope you are doing good. In 12th class series, today we will discuss autosomal recessive disorders. प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स और एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर रिसेसिव डिसऑर्डर्स एंड व्हाट आर डोमिनेंट डिसऑर्डर्स. Please, before just watching this video, do visit previous video. Link is in description box. जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ऑटोजोमल डोमिनेंट क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव क्या है, कौन कौन से एलील्स हैं, किस किस कंडीशन में जो डिसीज है वो इनहेरिट होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. इफ इट इज़ अ रिसेसिव डिसीज तो कैसे इनहेरिट होगी, इफ इट इज़ अ डोमिनेंट डिसीज तो फिर क्या कंडीशंस में इट कैन बी पॉसिबिलिटी दैट इट कैन इनहेरिट. तो उस सब बेसिक के लिए यू हैव टू विजिट प्रीवियस वीडियो. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू. विद इन अ वीक previous videos just crossed 2000 views and we are just nearing to the 300 subscribers within a week. So thank you so much, and do share and subscribe more and more, and do share with your friends, with your colleagues, wherever you are watching, and let me know in the comment section और कौन से topics you want that I have to discuss here. So before we start or jump into the topic directly, autosomal recessive disorders, सी केस बेस्ड स्टडीज में या केस बेस्ड क्वेश्चंस जो भी बच्चे बोर्ड्स की प्रेपरेशन करते हैं वो दे आर वेरी वेल अंडरस्टूड कि केस बेस्ड क्वेश्चंस किस फॉर्म में आते हैं. तो 4 मार्कर केस बेस्ड क्वेश्चंस में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मदर इज डिसीज्ड, फादर इज डिसीज्ड, देन आइदर सन इज डिसीज्ड और नॉट, डॉटर इज डिसीज्ड और नॉट, द डिसीज्ड इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. तो किस किस फॉर्म में वो डिसीज जो है वो ट्रांसमिट होती है. इफ द डिसीज इज रिसेसिव देन किस फॉर्म में वो डिसीज जो है वो ट्रांसमिट होगी. तो इन प्रीवियस वीडियो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड वेरियस एग्जांपल्स ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव डिसीज. अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई पैटर्न आज हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स के उन 2 एग्जांपल्स को डिटेल में करेंगे जो ऑलरेडी एनसीईआरटी में गिवन है और हर साल क्वेश्चन आता ही आता है. Most probably there is a possibility कि क्वेश्चन आएगा ही. तो फर्स्ट ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इज सिकल सेल अनीमिया. सी द नेम सजेस्ट कि व्हाट इज सिकल सेल अनीमिया. सिकल सेल मींस कि जो आरबीसीज की शेप है वो कैसी हो जाती है, सिकल शेप. सिकल मींस क्या होता है पता, सिकल दाती सुना है, दाती, दाती इज अ सिकल. दैट this is sickle. This sickle shaped RBCs are formed if the individual have sickle cell anemia. See in general जो RBCs हैं वो biconcave shape के होते हैं. oval you can say but biconcave is the correct word. तो वो biconcave shape जो है RBCs की वो कैसी हो जाती है, sickle shaped. सी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है तो कोई तो ऐसा पेयर ऑफ एलील होगा जो शायद इस जेनेटिक्स को डील करेगा. तो दिस इज द पेयर ऑफ एलील जो डील करता है HBA एंड HBS. हम पढ़ क्या रहे हैं, रिसेसिव डिसऑर्डर मींस जो HBS है, HBS इज अ रिसेसिव एलील और अगर रिसेसिव एलील एक्सप्रेस करेगा तभी ये जो डिसीज है ये कैरी ऑन करेगी, मींस जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड करेगी. इट मींस जो HBA है, HBA इज नॉर्मल एंड HBS दैट इज रिसेसिव, इट इज डिसीज्ड फॉर्म. सी जब भी हम मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है. जो कोई भी व्यूअर्स आज नए हैं या जो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, प्लीज डू विजिट प्रीवियस वीडियोस. मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ऑटोसोमल डोमिनेंट, रिसेसिव. जब भी हम क्रॉस पढ़ते हैं तो उसमें 3 केसेस आर देयर, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव. और यू नो वेरी वेल कि डोमिनेंट कैरेक्टर हर सिचुएशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, बट जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो सिर्फ तभी एक्सप्रेस करेगा जब दोनों एलील्स जो हैं वो रिसेसिव होंगे, मींस व्हेन होमोजाइगस कंडीशन इज देयर. नाउ द डिसीज इज रिसेसिव, इट मींस
जहां पे HbA प्रेजेंट है तो इट इज तो नॉर्मल, इट मींस इंडिविजुअल इज नॉर्मल. देन HbA, HbS, यहाँ पे HbS इज प्रेजेंट बट HbA इज डोमिनेंट, एंड जब तक डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, HbA जब तक प्रेजेंट है तब तक HbS का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, इट मींस द इंडिविजुअल इज नॉर्मल. Now the third case where there is a absence of dominant character means HbA is not present, both the alleles have HbS, HbS means अब तो रिसेसिव कंडीशन है, और रिसेसिव कंडीशन है तो फिर डोमिनेंट है ही नहीं, तो इट मींस रिसेसिव को एक्सप्रेस करना पड़ेगा. द इंडिविजुअल विद होमोजाइगस HbS allele is deceased. आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि 3 कौन कौन से केसेस बनते हैं, और दोनों केसेस जो डोमिनेंट वाले हैं, आइदर इट इज होमोजाइगस और इट इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, बोथ द केसेस शुड बी नॉर्मल, क्योंकि जो डिसीज है वो रिसेसिव है. सी अब इस डिसीज में एक्चुअल में होता क्या है, देखो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, बहुत छोटी क्लासेस से 7th 8th से आप पढ़ना स्टार्ट करते हो कि देयर इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन के पास 2 चेन्स होती हैं, 2 नहीं एक्चुअली 4 चेन्स वर देयर बट टाइप्स आर 2 टाइप्स ऑफ चेन्स, अल्फा एंड बीटा. अब सिकल सेल अनीमिया की फिजियोलॉजी क्या है मैं वो बता रही हूँ. सिकल सेल अनीमिया में जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन की बीटा चेन में चेंज आता है, मींस beta chain of hemoglobin get mutated. Alpha and beta 2 chains are there of hemoglobin, and beta chain is mutated. When there is a change in beta chain, then only the RBCs become sickle shaped and the individual is affected by sickle cell anemia. See, beta chain में there is a position number 6. प्लीज डू रिमेंबर, बीटा चेन में पोजीशन नंबर 6 पे देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन. देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, जीन्स प्रेजेंट हैं, है ना, अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं. इन नेक्स्ट यूनिट जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कैसे डीएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स और ये सब यूनिट्स बनती हैं. तो सी जब भी बॉडी में अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं और बीटा चेन की 6th पोजीशन पे जनरली ग्लूटामिक एसिड इज प्रेजेंट विच इज डिनोटेड बाय 3 लेटर कोड दैट इज GLU. ये जो ग्लूटामिक एसिड है इसको रिप्लेस करके जब डिसीज होती है तब ग्लूटामिक एसिड की जगह पे कौन सा अमाइनो एसिड आता है, दैट इज वेलिन, VAL. प्लीज डू रिमेंबर दिस, बार बार क्वेश्चन पेपर में आता है, सिकल सेल अनीमिया पे ही आता है, और इसी पोजीशन में आता है कि ऐसा क्या है कि अगर ग्लूटामिक एसिड चेंज हो रहा है, या फिर 6th पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड होना चाहिए बट है वेलिन, तो व्हाट शुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस. तो वो आपको पता होना चाहिए कि जब भी अमाइनो एसिड चेंज होगा, ग्लूटामिक एसिड चेंज होगा, इन प्लेस ऑफ वेलिन, वेलिन आएगा, तो फिर क्या होगा, देयर इज अ सिकल सेल अनीमिया. सी द केस in downside I am just showing by the diagram that beta chain of hemoglobin having 8, 10, 14 amino acids. In normal situation beta chain have glutamic acid at 6th number, but whenever there is a disease or there is a sickle cell anemia, then the 6th number is valine. See, glutamic acid is replaced by valine. Glutamic acid is replaced by valine. 6th पोजीशन पे जहां पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था डिसीज्ड फॉर्म में, वहां पे कौन प्रेजेंट है, वेलिन, सिकल सेल एनीमिया. एंड दिस इज द कोड ऑफ glutamic acid and this is the code of valine. This is the reason that GAG is changes to GUG, means glutamic acid changes to valine. I hope you just clear with it. Next autosomal recessive disorder is phenylketonuria. See,
सिकल सेल अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो सिकल सेल एनीमिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस डजंट द केस कि अगर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप फिनाइलकीटोन्यूरिया को इग्नोर करोगे। नो, बिकॉज बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में फिनाइलकीटोन्यूरिया पूछ लिया जाता है कि कौन सा एंजाइम है जो फिनाइलकीटोन्यूरिया में एब्सेंट होता है। ऐसा क्या रीजन है कि फिनाइलकीटोन्यूरिया इज एसोसिएटेड विद मेंटल रिटार्डेशन। सी, फिनाइलकीटोन्यूरिया इज ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर भी तभी ट्रांसमिट होगा जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी इन बोथ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस डोमिनेंट में। इट कांट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। फिनाइलकीटोन्यूरिया में देयर इज अ लैक ऑफ एंजाइम इन आवर बॉडी which transport or which can convert amino acid phenylalanine in our body to tyrosine. See, in higher classes means in bachelor masters you will discuss कि टायरोसिन का एक्चुअल फंक्शन बॉडी में है क्या। देयर इज अ हार्मोन एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, स्ट्रेस हार्मोन, है ना, यू नो वेरी वेल। इन सब हार्मोन्स का जो रिलीज है वो टायरोसिन करता है। ये सारा पाथवे आप आगे हायर स्टडीज में पढ़ते हो कि कैसे टायरोसिन जो है वो ये सब फंक्शन करता है। बट नाउ ओनली यू हैव टू रिमेंबर कि देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांसेस कि अगर हमारी बॉडी में टायरोसिन प्रेजेंट है। बट ये टायरोसिन बनेगा कैसे? टायरोसिन बनेगा बाय फिनाइलएलेनिन। हमारी बॉडी में एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है दैट इज फिनाइलएलेनिन। ये फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। जो एंजाइम इस फिनाइलएलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, that enzyme is not present in the individuals which are affected with phenylketonuria. I hope this is clear कि जिस एंजाइम की जरूरत है टायरोसिन बनाने के लिए वो एंजाइम एब्सेंट होगा। सी, अगर एंजाइम एब्सेंट है तो फिनाइलएलेनिन कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा टायरोसिन में, ये कन्वर्जन नहीं होगा। इफ द कन्वर्जन इज नॉट देयर तो क्या होगा फिर? फिनाइलएलेनिन जो है वो बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा क्योंकि वो कन्वर्ट तो हो ही नहीं रहा है, तो फिर पूरा अकोमुलेशन हो जाता है बॉडी में किसका? फिनाइलएलेनिन का। एंड दिस अकोमुलेशन, बिकॉज ऑफ दिस अकोमुलेशन जो फिनाइलएलेनिन है इट इज कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। फिनाइलएलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट होना था लेकिन वो एंजाइम ही बॉडी में एब्सेंट है जो टायरोसिन बनाता है, मींस जो फिनाइलएलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। इफ द एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इट मींस फिनाइलएलेनिन इज प्रेजेंट इन द बॉडी इन वेरी वेरी लार्ज अमाउंट, और फिर वो फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता। कहाँ पे कन्वर्ट होता है? इन फिनाइल पायरुविक एसिड। This phenyl pyruvic acid is very dangerous for our brain. जब बार बार फिनाइलएलेनिन अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा और वो बार बार फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता जाएगा तो दिस फिनाइल पायरुविक एसिड गेट अकोमुलेटेड इन द ब्रेन ऑफ आवर बॉडी। मतलब हमारे ब्रेन में उसकी अमाउंट इंक्रीज करने लगेगी। एंड फिनाइल पायरुविक एसिड फॉर आवर ब्रेन इज वेरी वेरी डेंजरस। फिर वो फिनाइल पायरुविक एसिड ब्रेन में इकट्ठा होगा और इट कॉज मेंटल रिटार्डेशन। सी, बाय द एब्सेंस ऑफ ओनली वन एंजाइम इन आवर बॉडी सो मच डिस्टर्बेंस इज देयर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि सिकल सेल एनीमिया में क्या था और फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या था। सिकल सेल एनीमिया मींस आरबीसी से रिलेटेड और फिनाइलकीटोन्यूरिया इज फिनाइलएलेनिन इज नॉट कन्वर्टेड टू टायरोसिन क्योंकि वहां पे एंजाइम एब्सेंट होता है एंड इट गेट completely converted into the phenyl pyruvic acid and phenyl pyruvic acid cause mental retardation. I hope this video is best suited to you and very very clear you are just with this topic. Please do visit previous videos for the basic of autosomal dominant recessive disorders and do share and subscribe my channel. Thank you so much.